नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के लगभग 80 दिन होने जा रहे हैं। इन 80 दिनों में बहुत कुछ हुआ। कई दौर की सरकार से बातचीत, बेनतीजा बातचीत टूटी भी। 26 जनवरी का वो दिन भी आया, 28 जनवरी का वो दिन भी आया और इसके बाद किसान नेताओं की तरफ से करीब दर्जन भर पंचायतें और रैलियां भी हुई। आज भी बहादुरगढ़ में किसान पंचायत थी, कल भी पंजाब में किसान पंचायत, परसों कुरुक्षेत्र में किसान पंचायत, यूपी के अलग अलग शहरों में पंचायत। तो एक तरफ ये पंचायतें हो रही है, दूसरी तरफ किसानों की मोर्चेबंदी है, तीसरी तरफ संसद में प्रधानमंत्री का 2 बार भाषण, दोनों बार भाषण में लंबे भाषण, 75 मिनट और 90 मिनट, इतने लंबे भाषण में किसानों को कृषि कानूनों के पक्ष में कुछ बताने की कोशिशों के साथ ये संदेश साफ साफ कि कानूनों की वापसी का कोई रास्ता नहीं। साथ में प्रधानमंत्री की तरफ से कोशिश ये आंदोलन जीवी शब्द का इजाद किया, परजीवी कहा, जिसको कहते हैं पैरासाइट। आंदोलनकारियों के लिए तमाम तरह से मजाक उड़ाने के शब्द पार्लियामेंट में कहे गए और साथ में ये कि प्रधानमंत्री ने कहा ये कानून छोटे किसानों के लिए है, तो सरकार ने किसानों को छोटा किसान और बड़ा किसान में बांट भी दिया। सवाल उठता है यहां से आगे क्या होगा, आंदोलन की दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी, सरकार से बातचीत के दरवाजे खुलेंगे क्या, कैसे खुलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा एक कॉल की दूरी पर एक कॉल कौन करेगा, ऐसे कई सवाल हैं और उन्हीं सवालों के साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी हमारे साथ हैं, जो हरियाणा के सबसे बड़े किसान नेताओं में है, किसान मोर्चे के सबसे कद्दावर किसान नेताओं में है, लगातार रैलियां कर रहे हैं। अभी भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी बहादुरगढ़ की एक रैली से किसान पंचायत से आ रहे हैं। चढ़ूनी साहब, आपका स्वागत है। और पहला सवाल यही कि यहां से आगे रास्ता क्या है, क्योंकि रास्ता बंद दिख रहा है संवाद का। देखिए, एक तरह से आपका सवाल वाजिब है, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये आंदोलन में इस बार ऊपर वाले की बड़ी असीम कृपा है और उसी की दया से ये आंदोलन चल रहा है। अगर आप देखें, बीजेपी ने इस आंदोलन को बहुत षड्यंत्र किए तोड़ने के लिए। जाति में बांटना चाहा, धर्म पे बांटना चाहा, हरियाणा पंजाब में बांटना चाहा और पता नहीं क्या 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 षड्यंत्र किए और वो सारे षड्यंत्र उल्टे पड़े। बीच में भी एक बार गैप दिया उन्होंने कि हम बात नहीं करेंगे, काफ़ी दिन बीच में भी बात बंद रही, अब फिर बंद है और अभी तक हम भी असमंजस में हैं। लेकिन एक इरादा तो पक्का है कि बात बंद हो गई, बेशक हो गई हो, लेकिन हमारा आंदोलन बंद नहीं हुआ। अब ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी बात को मानेगी नहीं। और आखिरकार जैसे अब ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत मजबूत आदमी हैं, हमारी बहुत मजबूत सरकार है, हम किसान आंदोलन को कुछ नहीं मानते, जैसे संसद में वो बोल रहे हैं, उनके बोलने के तरीके से ये नज़र आता है कि जैसे उनको आंदोलन की कोई टेंशन ना हो, ये नज़र आता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अंदर अंदर कमज़ोर हो रहे हैं और अंदर अंदर कमज़ोर होने से आज आप देख रहे हैं कि ये आंदोलन बढ़ता हुआ, फैलता हुआ आधे देश में फैल गया है। और अब इस आंदोलन में कर्मचारी भी जुड़ने को तैयार हैं, अब इस आंदोलन में हमारे दलित भाई भी जुड़ने को तैयार हैं, अब इस आंदोलन में हमारे शहरी भाई भी जुड़ने को तैयार हैं। तो मेरे को ये लगता है कि उनको बातचीत के लिए भी बुलाना पड़ेगा और हमारी माननी भी पड़ेगी, क्योंकि ये एक जन आंदोलन बन गया है, देश का आंदोलन बन गया है और हर जगह इसको, मतलब अगर आज मान लिया चुनाव हो जाए तो आज बीजेपी की 100 सीट नहीं आएंगी, 50 भी नहीं आएंगी। मुझे लगता है, चलिए चुनाव पर मैं बात नहीं करूंगा अभी, क्योंकि कई बार जो आंदोलन का रुख होता है, वोटिंग का पैटर्न अलग होता है, लेकिन हम उस पर आते हैं जो आपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि हम भी असमंजस में हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या असमंजस है किसान नेताओं? असमंजस केवल इतनी सी है कि आंदोलन का कोई तरीका बदला जाए क्या। जैसे अब हम शांति से बैठे हैं, धरनों में बैठे हैं, सड़कों में बैठे हैं और आज तक का हमारा जो तरीका है आंदोलन करने का, वो हमारा इस तरह का नहीं रहा कि सरकार को मजबूर कर दिया जाए। एक होता ना सरकार को मजबूर करने का तरीका, जैसे मान लिया कर्मचारी हैं, वो बैंक के कर्मचारी उदाहरण के तौर पे ताला लगा के बाहर बैठ गए, तो सरकार मजबूर होगी जब देश का कारोबार ही रुक गया। अब
हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो इस तरह शांति का कर रहे हैं कि सरकार हमारी गिनती देख के मान जाए, जैसे हम पंचायतें कर रहे हैं, या जैसे हम धरना दिए हुए हैं, या जैसे हमने कहीं पे कोई प्रदर्शन किया है, वो इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार मान जाए, देखने से मान जाए। और असमंजस में इसलिए हैं कि कहीं हमें कोई ऐसा आंदोलन करने के लिए सरकार मजबूर कर रही है क्या कि कोई ऐसा आंदोलन किया जाए जिसके सरकार को बात माननी पड़े या हमें गोली मारनी पड़े। कोई ऐसा आंदोलन किया जाए, उसके लिए कहीं मजबूर तो नहीं कर रही। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम असमंजस में हैं कि क्या किया जाए। अच्छा, ये असमंजस क्या 26 जनवरी के बाद ज्यादा हुआ? क्योंकि उसके पहले आपने सरकार पर दबाव बनाने के लिए ट्रैक्टर रैली एक बार 7 तारीख को किया, फिर 26 को किया, उस समय लाखों ट्रैक्टर पहुंचे भी। क्या वो 26 जनवरी के बाद ये चिंता हुई कि अब हम क्या करें? हालांकि अभी भी आपने भारत बंद का ऐलान किया, चक्का जाम किया और अब रेल रोको भी किया हुआ है। ये अलग बात है चढ़ूनी साहब कि उसी चक्का जाम से यूपी और उत्तराखंड को अलग निकाल दिया राकेश टिकैत ने। देखिए, 26 जनवरी के पहले भी ये असमंजस थी, ये यही नहीं कि अभी है, क्योंकि 26 जनवरी को भी 2 महीने हो चुके थे और 2 महीने में दिल्ली की बड़ी बड़ी सड़कें रुकी हुई हैं। एक छोटी बात नहीं है ये, जो सड़क कभी एक सड़क 2 घंटे के लिए नहीं रुकी, वहाँ 5-5 सड़कें और इतने दिन से रुकी हुई हैं। तो वो पहले भी थी, अब भी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक लोकतंत्र के दायरे में रहा जाए, क्योंकि ये सरकार जो है वो शरारत भी करवाती है और उनसे भी बचा जाए, सरकार की चालों से भी बचा जाए और आंदोलन चलता भी रहे। और एक चीज़ जो आई है जिसके हम पहले भी असमंजस में थे कि अब मजबूर कैसे करें। हम सोच रहे थे कि शायद आंदोलन लंबा नहीं चलेगा, शायद आंदोलन से नुकसान हो जाएगा, लेकिन हमारी सोच के उल्ट हो गया। क्योंकि मैं पहले बता हटा हूँ कि इस पे प्रकृति की दया है, उससे उल्ट हो गया। हम सोच रहे थे कि आंदोलन टूट जाता है, लंबा आंदोलन तो, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, आंदोलन और बढ़ गया। अब अगर आप देखें जहाँ जहाँ भी पंचायत हो रही है वहाँ वहाँ पे भारी भीड़ जुटती है और वो ये सिद्ध कर रही है कि और ज़्यादा लोग आंदोलन से जुड़ गए। लेकिन ये बताइए चढ़ूनी साहब, ठीक है, मैं भी कुछ पंचायतों में गया, चरखी दादरी गया, कुरुक्षेत्र भी गया। हालांकि कुरुक्षेत्र आपका इलाका है, आप वहाँ नहीं थे, लेकिन मैं गया। आज आप बहादुरगढ़ से आए, पंजाब की भी कई तस्वीरें मैं देख रहा हूँ। लेकिन ये आंदोलन यहाँ से विस्तार पाकर हरियाणा, यूपी या राजस्थान के गांव में भले जा रहा है, सरकार की तरफ से कोई हलचल नहीं है। साफ साफ संसद में बयान देखें, और अगर कृषि मंत्री ने कहा कि कोई यूनियन का नेता नहीं बता पाया कि इन कानूनों में काला क्या है, वही प्रधानमंत्री ने कंटेंट और इंटेंट की बात कर दी, तो वो तो एकदम साफ कह चुके कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम वापस लें। एक और बात, सवाल थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन एक बात जो कृषि मंत्री ने कहा कि अगर हम संशोधन के लिए तैयार हैं तो इसका मतलब ये माना नहीं जाए कि कानून में खामी। तो इरादे तो साफ हैं। नहीं, इरादे साफ नहीं हैं। पहली बात तो उनका ये सवाल कि कानून में काला क्या है। हम कहते हैं ये बनाया ही काले मन से गया है। क्या कानून तो जनता के लिए बनाए जाते हैं, जनता ने तो ये कानून मांगे नहीं, किसानों ने तो कभी नहीं कहा ये कानून चाहिए, और ये कृषि कानून है भी नहीं, ये तो कृषि व्यापार कानून है। और व्यापार कानून तो अंबानी अडानी ने मांगा था। कई साल से जो गोदाम बना रहे हैं, क्या अंदर खाते कोई सेटलमेंट नहीं थी क्या? अगर अडानी कई साल पहले से गोदाम बनाने की तैयारी कर रहा है कि मैं इनमें अनाज रखूंगा, देश का भोजन इनमें बंद करना है, तो क्या पहले से सेटलमेंट नहीं थी क्या? तो इसका मतलब पहले से सेटलमेंट थी, इसका मतलब मन काला पहले से ही था। और उस काले मन से अब बनाए गए कानून कि सारे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद होकर रह जाए और भोजन के बिना कोई जिंदा बचेगा नहीं, और जिंदा रहने के लिए वो कुछ भी बेच देगा, कुछ भी दांव पे लगाएगा, उसको कितना ही महंगा भी खाना पड़े तो लेके खाना ही पड़ेगा जब तक उसके पास गुंजाइश होगी। तो उससे ये लोग अपनी तिजोरियां भरेंगे। कम से कम खरीदते वक्त तो हमारे चंद ग्राहक होंगे, कम से कम भाव पे खरीदेंगे, और फिर पूरा देश उनका ग्राहक होगा। जब पूरा देश उनका ग्राहक होगा और वही 10 लोगों के पास सारा माल होगा, फिर वो किसी भाव पे बेचेंगे। तो ये काले मन से बनाए गए और ये इसमें कालापन है, और ये कई बार हम बता चुके हैं। और अब मंडियां हैं, क्या मंडियां काले मन से प्राइवेट मंडियां नहीं बना रहे काले मन से इसलिए बना रहे हैं कि आप देखिए हमारे सामने उदाहरण है, ये कह रहे हैं उधर टैक्स नहीं लगेगा, उधर टैक्स लगेगा, मतलब मन काला है। ये कह रहे हैं कि पहले जो
पैसे की गारंटी थी वो आड़ती की थी, अब उसमें आड़ती हो गई नहीं। अब दूसरी तरफ आप देखें, सरकारी अस्पताल को प्राइवेट अस्पताल खा गया, सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल खा गया, सरकारी BSNL को प्राइवेट कंपनियां खा गई। ऐसे ही सरकारी मंडी को भी प्राइवेट मंडियां खा जाएंगी। ये काला नहीं है क्या? तो बताने को तो उसमें बहुत कुछ है और उनके सामने बैठ के बता भी चुके हैं, लेकिन एक आदमी बिल्कुल उसके बाद भी ये कह दे इसमें काला क्या है, अब वो तो एक लोगों को मिसगाइड करने वाली बात हो। अच्छा ये बताइए, जैसे इतनी बातें आपने कही, चूंकि मैं चौथी बार चन्नू साहब से बात कर रहा हूँ, आपने भी पहले भी बहुत विस्तार से बताया और आप लोग मौका मिले तो वो वीडियो देखिएगा, करीब 31 मिनट तक चन्नू साहब का इंटरव्यू है, करीब 1 महीने पहले का। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये विकल्प है, ऑप्शन है किसानों को, जो लोकसभा में कहा कि अगर आपको आजमाना है तो आजमाओ, नहीं आजमाना है तो मत आजमाओ, और ये छोटे किसानों और बड़े किसानों को बांट कर कहा कि छोटे किसानों का इसमें फायदा है, तो आप ऑप्शन के तौर पर जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करनी है ना करे, जिसको सरकारी मंडी में बेचना है वो सरकारी मंडी में बेचे, ना जाए प्राइवेट मंडी में, उन्होंने कहा। मैं उनके हवाले से, तो इसका क्या जवाब? देखिए, वो फिर गुमराह करते हैं। वो कहते हैं MSP था, MSP है, MSP रहेगा। हम कहते हैं मोदी झूठा था, झूठा है, झूठा रहेगा। अब कौन सा उन्होंने MSP पे खरीदा, कितने % खरीदा, क्या रिकॉर्ड बता रहा है देश का? देश का रिकॉर्ड ये बता रहा है, जो आपसे पहले एक पत्रकार सवाल कर रहा था कि संसद में दीपेंद्र ने कहा कि 5 लाख करोड़ का MSP से कम मिलता है किसानों को। मैं उसको 3 से 4 लाख करोड़ बताता हूँ, उनके पास ज्यादा अच्छा आंकड़ा होगा। वो जो इतना हर साल हमें नुकसान हो रहा है, क्या वो मोदी देने के लिए तैयार है? वो कहता है, जिस तरीके से उन्होंने कहा MSP है, MSP रहेगा, और जिस तरीके से वो कह रहा है विकल्प है, विकल्प नहीं है, षड्यंत्र है उसको खत्म करने का, षड्यंत्र है किसानों को कारपोरेट के हवाले करने का। जो शांता कुमार कमेटी है उसकी क्या रिपोर्ट है? 6% उसकी रिपोर्ट है कि हरियाणा और पंजाब से MSP बंद कर दिया जाए। उसकी रिपोर्ट में कहा गया है हरियाणा पंजाब से ही थोड़ा सा गेहूं और धान खरीदते हैं, बाकी तो खरीदते ही नहीं है। उन्होंने कहा है 1 नेशन 1 मार्केट, फायदा होगा, और उसके साथ ये भी कहा बिहार मॉडल लागू करिए। बिहार में धान 1100 रुपये है तो पंजाब में भी 1100 रुपये बिकना चाहिए। ये नुकसान होगा कि फायदा होगा? एक बात तो ठीक है, अगर पंजाब का 1888 बिकता तो बिहार का भी 1888 बिके, ऐसे तो करे फिर तो ठीक। अब वो कहता है विकल्प है, तो विकल्प नहीं है। ये किसानों को मजबूर किया जा रहा है। ये बताइए, जैसे फिर मैं, चूंकि उससे बात आनी चाहिए आपके जरिए, जब वो कहते हैं कि देश में छोटा किसान 2 हेक्टेयर से कम वाला 68% है, 12 करोड़ ऐसे किसानों की हमें चिंता करनी है जो छोटा किसान है, तो क्या हम इनकी चिंता नहीं करें? तो ये कहते हुए साफ कहते हैं कि आंदोलन बड़े किसानों का है। देखिए, हिंदुस्तान में बड़ा किसान है ही नहीं। 18 एकड़ की तो हमारे पे सीलिंग है, अब बड़ा कौन हो गया? ये कह के भी गुमराह कर रहे हैं। अगर 18 एकड़ के किसान को बड़ा किसान मानते हैं तो फिर अमेरिका के 50,000 एकड़ के किसान को क्या बोलेंगे? 18 एकड़ का किसान तो यहाँ होता ही नहीं कुछ। और यहाँ पे अगर उनको ये बात करें दो फाड़ करने की, तो मैं पहले बता हटा हूं कि बीजेपी की नीति क्या है, फूट डालो और राज करो। अब छोटे बड़े किसान के नाम पे फूट डालने की बात आ गई। हरियाणा और पंजाब का SYL का छेड़ दिया, हिंदुओं का और सिखों का एक झंडा चढ़ा के छेड़ दिया। तो ये जो तरीके हैं ये एक षड्यंत्र है। ये बोलना भी षड्यंत्र है कि छोटे किसानों को फायदा होगा। छोटे किसान, यहाँ बड़ा किसान है क्या? 1 एकड़ वाला किसान है वो तो रोटी उससे वैसे ही नहीं खा सकता। अगर आधे एकड़ वाला किसान है वो तो अपने घर के लिए ही पैदा करेगा उससे, वो तो है ही मजदूर। उसको किसान तो हम गिन ले, कैसे ही गिन ले, कुछ उसको बोल लें। लेकिन अब यहाँ पे 1 एकड़ से कम वाले जो है 1 हेक्टेयर वो 1/4 किसानों से ज़्यादा हैं। 1 एकड़ से कम वाले उनको क्या किसान गिनोगे आप? उनके पास अपना जो है क्या वो 1 एकड़ से रोजी कमा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, किसी साथ में मजदूरी कर रहे हैं उससे कमा रहे हैं। तो ये छोटे बड़े का सवाल नहीं है, ये तो हमें पढ़ने के लिए बोला गया है।
अब ये बताइए चड्ढूनी साहब, ठीक है, इस पर कई बार बात हो चुकी। अब यहाँ जहाँ पर आंदोलन है, चूंकि असमंजस शब्द का इस्तेमाल किया, क्या किसान नेताओं में दो तरह की ऐसी कोई राय है कि अगर सरकार 1.5 साल का विकल्प दे रही थी, जो सरकार की तरफ से कहा गया, पीएम की तरफ से, कि वो प्रस्ताव अभी भी खुला है बातचीत के लिए, क्या वैसा कोई प्रस्ताव कि 1.5 साल की जगह 2 साल करें, बात करें, इस पर कोई आपस में कोई दो तरह की राय है क्या? विकल्प जो उसको डेफर करने की, स्थगित करने की बात थी, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो बिना दिए कुछ उठा के भेजने का तरीका है। हम ये कह रहे हैं कि ये एमएसपी पे क्यों बात नहीं करते? जो ये बैठ के बोलते हैं, प्रधानमंत्री अपनी जुबान से बोलता है कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। अरे हम भी तो वही कह रहे हैं कि उसको खरीदने की बताइए ना। अगर प्राइवेट हमारी 2000 वाली फसल 1500 में खरीदता है तो 500 सरकार दे दे, भावांतर देना। वहां ये जब तक नहीं आएंगे तब तक इनका जो अगली ये बात करते हैं, इनको 2 साल के लिए रोक दें, 1 साल के लिए रोक दें, या कुछ इस पे किसी और तरह की बातें, तब तक इनकी वो नहीं चलेंगी। थोड़ा सा 80 दिन हुए इस आंदोलन को, जैसे बस खत्म कर रहा हूँ। 2 सवाल और। 80 दिन हुए आंदोलन को, जैसे मैं 7-8 किलोमीटर चल के देखा, और आपको भी लगता होगा चूंकि आप लगातार हैं, जब आंदोलन लंबा चलता है, थोड़े लोग हताश भी होते हैं, निराश भी होते हैं, या लंबे समय थकते भी हैं। क्या थोड़ी थकान भी है आंदोलन में लोगों में, क्योंकि भीड़ थोड़ी कम है पहले की तुलना? नहीं, थोड़ी कम जो आपको नजर आ रही है। अब उदाहरण के तौर पे ये मानिए कि आज बहादुरगढ़ में रैली है, तो लोग बहादुरगढ़ में चले गए। मान लिया उसके पहले कंडेला में रैली थी, जो पूर्व क्षेत्र के लोग थे वो तो सारे अपनी रैली में चले गए। अब कल पंजाब में रैली थी, जो वहाँ के लोग थे वो वहाँ की रैली में चले गए। एक बात। दूसरी चीज, जब यहाँ पे हम आराम से बैठे हुए हैं, अभी कोई नई बात नहीं है। जब नई बात कोई आती है तो ज्यादा लोग आ जाते हैं, जब कोई नई बात नहीं होती तो खेत का संभाल लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे ये ना मानने के कहीं उसमें गिनती कम हो गई है या आंदोलन कमजोर पड़ गया है। आप भीड़ से हिसाब लगाइए ना। जो लोकल में भीड़ हो रही है वो तो राजनीतिक रैलियों में भी नहीं होती, और वहाँ सारे वॉलंटियर है। राजनीति वाले तो पैसे दे के बुलाते हैं, राजनीति वाले तो गाड़ियां भेज के बुलाते हैं। आखिरी सवाल, आपने शुरू के जवाब में कहा, जो लगातार किसान नेता कहते हैं, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, आपने भी दोहराया, और साथ में ये कि आंदोलन की आगे की रूपरेखा क्या लगता है जिससे सरकार झुके? जो अब तक आप कर रहे हैं उसमें झुकने की अब गुंजाइश नहीं है, जितना झुकना था वो झुक चुकी। ऐसा नहीं है कि झुकने की गुंजाइश नहीं है, टूटने की गुंजाइश तो है। जिसमें लचक नहीं होती, जिसमें झुकने की गुंजाइश नहीं होती, वो टूटता है। और आप देख लेना, ये टूटेगा। हरियाणा की सरकार तो बहुत जल्दी चलने वाली है, और ये सेंटर की भी जाएगी, दिखाऊंगा आपको। इसी के लोग बागी होके भागेंगे। अब चूंकि आखिरी जवाब आपने पॉलिटिकल दिया, तो आखिरी इससे हरियाणा की सरकार का आपने जिक्र किया। अभी मैं एक रैली में था जिसमें शायद आप भी थे, चरखी दादरी में। वहां मंच से दर्शन पाल ने कहा, लोगों से अपील की कि हरियाणा की सरकार को गिराने के लिए दबाव बनाओ। दुष्यंत चौटाला के चूंकि 10 लोग हैं, क्या इस दिशा में किसान नेता कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में दुष्यंत चौटाला और उनके विधायक समर्थन वापस लें? हम क्या पर दबाव बनाएंगे? हमने तो कह दिया इनको घुसने नहीं देना कहीं के बिना, बीजेपी का हो चाहे कोई हो, घुसने नहीं देना गाँवों में। और हमने तो ये भी बोल दिया कि जो इस आंदोलन में हिस्सा ना ले, और वो चुनाव में खड़े, बहुत से खड़ेंगे ना सरपंची में, अभी बहुत से खड़ेंगे जिला परिषद ब्लॉक समिति में खड़ेंगे ना। हमने बोल दिया कि जो इस आंदोलन में साथ ना दे उसको वोट नहीं डालना। और लोग बहुत खुश है इस बात के ऊपर, बिल्कुल नहीं डालेंगे। अब आप ये देखना, अब चुनाव आने वाला है, जितने इन बीजेपी की हार का, अभी इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। और जब उस हार का मुंह देखना पड़ेगा तो फिर क्या होगा? ये राजनेता होते हैं तो अपने सगे बाप के भी नहीं होते। ये फिर पाले बदलने शुरू कर देते हैं, फटाफट पाले बदलने शुरू कर देते हैं, इधर के टूट के उधर आना शुरू हो जाते हैं। वो होगा पंचायती चुनाव आने तो उसके बाद दिखाऊंगा आपको, ये होगा। चलिए गुरनाम सिंह चड्ढूनी, लेकिन फिर एक सवाल आखिरी, कि ये जिद किसान नेताओं की कि हम बीच का रास्ता नहीं अख्तियार करेंगे, क्या इससे किसान आंदोलन को आगे कोई नुकसान होगा? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि जिद तो नहीं है। ये किसानों की कोई जिद नहीं है। एमएसपी हमारा अधिकार है, हम केवल अपना अधिकार मांग रहे हैं। केवल जो सरकार ने तय किया वही मांग रहे हैं। सरकार ने जो तय किया, जो पिछले
1967 से तय हो रहा, वही तो मांग रहे हैं। कम से कम तो मांग रहे हैं, लागत के आधार पे नहीं मांग रहे। केवल जिंदा रहने के लिए उन्होंने कम से कम भाव दिया, कम से कम ही तो मांग रहे हैं। स्वामीनाथन में भी नहीं मांग रहे। अरे स्वामीनाथन में भी अगर आज रेट तय करते तो 600 रुपये और बढ़ता है धान का। हम तो कम से कम मांग रहे हैं। हमारा कम से कम भी लूट लिया। मक्के का 1850 था, कम से कम 1850 था, मिला हमें 1100। क्यों बीच के 750 कौन खा गया? क्यों धक्का मार रहे हैं हमारे पे? जाओ हमारी मांग जिंदा रहने की है। क्या इस देश को किसानों ने खा लिया या इस देश को पूंजीपतियों ने खा लिया? आज 15 लाख करोड़ का एनपीए है, किसका है बताइए? कौन से किसान का है 15 लाख में हिस्सा? आज सारा कारपोरेट का है। कारपोरेट तो 20,000 करोड़ के कर्जे में नहीं मरा कोई फांसी लेके। ये किसान 32 किसान रोज मर जाते हैं फांसी लेके, जहर खा के। 1 लाख के कर्जे में, 2 लाख के कर्जे में। हमारी तो फोटो में लगा दी इन्होंने, हमारे तो नीलामी कर दी जमीनों की इन्होंने, हमारे तो जेल में ठोक दिया इन्होंने उठा के। क्या किसी 20,000 करोड़ के कर्जे में किसी को फांसी दी? किसी को जेल में कराया? किसी ने आत्महत्या करी? कहाँ खड़े हैं हम तो जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब जिंदा रहने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो जिंदा रहने तक लड़नी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चडूनी साहब। और एक खास बात तो जरूर है कि 150 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है इस आंदोलन के दौरान। और कई किसान ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी, ज्यादा की होगी जी, 200 से ज्यादा की होगी। और हमारे निकम्मे प्रधानमंत्री, हमारे संवेदनाहीन प्रधानमंत्री टावर तोड़ने पे रोते हैं, टावर तोड़ने पे रोते हैं। और 200 आदमी मरने के बाद नहीं रोते। किसानों को कीड़ा मकोड़ा समझ लिया क्या इन्होंने? किसी के बेटे नहीं थे क्या वो? कई अपने आप को आत्महत्या करके मर गए। यहाँ 10 से ज्यादा किसान, किसी के बेटे नहीं थे क्या वो? और ये संवेदनाहीन प्रधानमंत्री हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसे क्रूर राजा को, जिसकी जनता सड़क पे पड़ी और मर रही हो ठंड से, जनता लाखों लोग सड़क पे पड़ा हो, उस राजा को नींद नहीं आनी चाहिए। ये राजहट है और राजहट देश का भी बेड़ा गर्क करता है, अपना भी बेड़ा गर्क करता है। ये अहम बात है कि प्रधानमंत्री ने करीब करीब 2.5 से 3 घंटे दोनों सदनों में भाषण दिए। एक बार भी 1 सेकंड के लिए जिक्र उन किसानों का नहीं था जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हादसों में, खुदकुशी में। और प्रधानमंत्री मोदी के नाम चिट्ठियां लिखी, वो चिट्ठियां अखबारों में छपी, लेकिन संसद में प्रधानमंत्री के भाषण में एक शब्द उनके नाम का नहीं था। यह अलग बात है कि आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी कहा गया, परजीवी कहा गया और एक तरह से मजाक उड़ाया गया। अब देखना है यह आंदोलन आगे कहां जाता है। आंदोलनकारी नेताओं के सामने भी सवाल है। गर्व है परजीवी होने पे, आंदोलनजीवी होने पे हमें गर्व है। इस देश को आजाद कराया आंदोलनजीवियों ने, इन आरएसएस वालों ने नहीं कराया था। ये लोग तो आजादी के भी साथ नहीं थे। आजादी के आंदोलन में आरएसएस ने कोई साथ नहीं दिया। 60 साल तक इन्होंने अपने दफ्तर के ऊपर झंडा नहीं लगाया, तिरंगा झंडा। आज ये तिरंगे झंडे के हमें सबक सिखाते हैं। हमारे नौजवानों की लाश से लिपट के आती है तिरंगे में, देश की राखी कर रहे हैं हम। हमारे हजारों जवान किसान और मजदूर शहीद हुए हैं इस देश को आजाद कराने में। आज ये हमें सिखाते हैं तिरंगा। और ये हमें बताते हैं आंदोलनजीवी। देश आजाद कराया आंदोलनजीवियों ने, हर लड़ाई लड़े देश में आंदोलनजीवी, देश को बचाने के लिए। और ये जो आर्थिक गुलामी है ना, ये सारे देश को बेचना चाहते हैं अंबानी और अडानी के पास। ये आंदोलनजीवी ही इस देश को बचाने के लिए अब भी लड़ रहे हैं। हमें गर्व है अपने आंदोलनजीवी होने पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक ऐसा शब्द है जो किसी को भी, किसी भी नागरिक को जो अधिकार मानता है सरकार से असहमति का, जो अधिकार मानता है उसे आंदोलन करने का हक है, उसके लिए ये शब्द जरूर कहीं चुभेगा अगर उसे आंदोलनजीवी कहेंगे। क्योंकि आंदोलन का इतिहास रहा इस देश का। आजादी का आंदोलन ही था जिसने देश से अंग्रेजों को भगाया। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।